आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून विवेक, गुड आफ्टरनून। चलिए, कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज मटेरियल साइंस। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका था, आज यहीं से हम लोगों को डिस्कस करना है। साथ ही साथ आज हमें जो बात करनी है सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करनी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में बात करनी है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में बात करनी है, ठीक है। क्या क्या बात करेंगे इनके बारे में कि हर एक के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं और कैसे निकालते हैं। दूसरा, हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, किस तरह से समझते हैं। और तीसरा, हर एक के लिए एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है। चले तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, कोई डाउट है अगर पिछली क्लास से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बाकी फिर करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है तो बच्चे, आज सबसे पहले हम समझेंगे एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के बारे में। अब एक बार आपके सामने एक फिगर है, ठीक है, डायग्राम में से ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक यूनिट सेल होती है हमारी, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। और यूनिट सेल में कुछ इस तरह से एटम्स का अरेंजमेंट होता है जिसे एटॉमिक अरेंजमेंट हम कहते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे, देखिए इस यूनिट सेल के अंदर सारे के अंदर मटेरियल नहीं है, ठीक है। बीच बीच में क्या है? खाली है। आप यहां पर क्या देख सकते हो? खाली स्पेस देख सकते हो। क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एक यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं तो इस यूनिट सेल में, ठीक है, एक पूरी यूनिट सेल की अगर हम बात करेंगे, इस पूरी की पूरी यूनिट सेल में मटेरियल नहीं है। ये इस तरह से मैंने एक यूनिट सेल बनाई और हम इसमें क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें सारी के अंदर मटेरियल नहीं है, ठीक है। इस तरह से पूरे के पूरे अंदर मटेरियल नहीं है। क्या है? इसमें कहीं पर कुछ ना कुछ खाली जगह है। आप देख सकते हो यहां पर क्या है? कुछ खाली जगह है। तो एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर में हम यही निकालते हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर कितना मटेरियल हो सकता है, ठीक है। और ये हम निकालते हैं परसेंटेज में, ठीक है। मान लिया अगर मैं कहूं कि इस यूनिट सेल के अंदर सारे के सारे अंदर मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, तो इसका एपीएफ कितना हो जाता? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसका हो जाता 1। कैसे हम निकाल रहे हैं? इसके अंदर कितने एटम है डिवाइडेड बाय इसकी पूरी वॉल्यूम कितनी है, इससे हम निकाल रहे हैं एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ये बेसिकली क्या बता रहा है? इसकी डेंसिटी के बारे में बता रहा है। अगर एपीएफ की हम बात करेंगे, एपीएफ हमें बेसिकली किस चीज के बारे में बताता है? ये हमें डेंसिटी के बारे में बताता है। अगर इस क्यूब के अंदर सारे के सारे अंदर मटेरियल भरा होता, ठीक है, तो इसका एपीएफ कितना निकल कर आता? 1 निकल कर आता। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं आपके पास एक सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है, ये क्या है? सिंपल क्यूबिक के लिए एक यूनिट सेल आपको दिखाई गई है और आप देख सकते हो कि इसमें यहां पर क्या है? खाली जगह दिख रही है, यहां पर भी खाली जगह दिख रही है, ऊपर से आप देख सकते हो खाली जगह दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका एपीएफ जो है, इसका एपीएफ जो है ये 1 नहीं रहने वाला है। इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है ये 1 नहीं होगा, 1 से कुछ कम निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? उसकी कैलकुलेशन जो हम करते हैं, ये हम करते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। एपीएफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एटम, यानी कि इसके अंदर कितनी वॉल्यूम एवरेज नंबर ऑफ एटम ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल इस तरह से समझो, आपका एक रूम है, आप जिस रूम में बैठे हो ये क्यूब की तरह का है, ठीक है। अब इसमें कहीं कहीं पर कुछ बुक्स रखी होंगी, टेबल रखी होंगी, सामान रखे होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें इस कमरे के अंदर रखी हुई हैं, ठीक है। तो जो चीजें रखी हुई हैं वो कुछ ना कुछ जगह ले लेंगी, लेकिन बाकी में क्या है? हवा है, यानी कि खाली है। तो सेम इसी तरह से आप यहां पर समझ सकते हो, एपीएफ हमें क्या बता रहा है? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हमें क्या बता रहा है कि एक यूनिट सेल में कितने पार्ट में एटीएम है, ठीक है,
आपके जो एटम है ये भरे हुए हैं और कितना पार्ट इसका खाली है। तो एपीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एटम टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, कितनी जगह एटम्स ले लेते हैं और कितनी जगह इसमें खाली रहती है, ये हमें पता चलता है एपीएफ से, यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर से। ठीक है, मान लिया मैंने कहा, एक एग्जांपल मैं लेते हूं, मैंने कहा कि एपीएफ 52% निकल कर आता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने लिया और मैंने आपसे कहा कि एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 52 निकल कर आता है। ठीक है, 52% निकल कर आता है, या इसे मैं क्या बोल सकता हूं, 0.52। एक एग्जांपल मैंने लिया और मैंने आपसे कहा कि एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.52 निकल कर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके इतने पार्ट में तो क्या है, एटम्स हैं। इसके एक यूनिट सेल हमारे पास है, इस यूनिट सेल के 52% हिस्से, ठीक है, 52% में तो क्या है, इसके एटम्स है और बाकी 48% क्या है, खाली है। ठीक है, ये क्या है, एम्प्टी है, यानी कि खाली है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, वॉइड्स इसको हम बोल देते हैं। तो ये हमें बताता है क्या, एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, चलिए अब हमें एक एक करके सभी के लिए, यानी कि सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, सभी के लिए ये सारी कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चे सबसे पहले हम यहां पर जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम यहां पर स्टार्ट करेंगे सिंपल क्यूबिक से। ठीक है, चलिए अब ये काम आपका रहेगा, आप भी साथ में करिएगा और मुझे बताइएगा हर एक चीज के बारे में। ठीक है, देखते हैं आप लोगों को कितनी बातें समझ में आई है। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के लिए हम बात करेंगे यहां पर एवरेज नंबर ऑफ एटम, एवरेज नंबर ऑफ एटम, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एन एवरेज की, एवरेज नंबर ऑफ एटम यानी कि एन एवरेज की। अब ये काम आपका भी है, आप मुझे बताओ सिंपल क्यूबिक में कितने एवरेज नंबर ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, यहां पर हम निकालना सीखेंगे और बाद में ये सारा डेटा हम याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब करने के लिए नहीं आएगा, सीधा वैल्यूज आपसे पूछेगा। ठीक है, तो सीधी वैल्यू आपको याद करनी है, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों को समझना है, क्यों समझना है उसकी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ एवरेज नंबर ऑफ एटम एन, एवरेज नंबर ऑफ एटम इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक कितना रहता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिएगा अब ध्यान से। तो बच्चे क्यूबिक सिस्टम के लिए मैंने आपको बताया था, अगर क्यूबिक सिस्टम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक बार फॉर्मूले से बात करेंगे, फिर मैं आपको सीधे इन चीजों को समझा दूंगा। तो मैंने आपको बताया था क्यूबिक सिस्टम के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। अगर हम क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं तो क्यूबिक सिस्टम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एन एवरेज इज इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाई 8 प्लस एन एफ डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन आई डिवाइडेड बाई 1। क्यूबिक सिस्टम के लिए अगर हम एवरेज नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, अगर एनसी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एनसी क्या होता है, कॉर्नर पर जो एटम रखे हुए हैं। ठीक है, एन एफ की अगर आप बात करोगे तो ये हमें बताता है कि फेस पर कितने एटम्स रखे हुए हैं। ठीक है, एन आई की अगर आप बात करोगे तो इसके इनसाइड कितने एटम रखे हुए हैं। सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल क्यूब आपके सामने है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो क्लियरली कि इसके ना तो फेस पर कोई एटम है, ना ही इसके अंदर कोई एटम रखा हुआ है, इसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर एटम रखे हुए हैं। अगर आप सिंपल क्यूबिक की बात करते हो तो सिंपल क्यूब के कॉर्नर पर सिर्फ एटम रखे हुए हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने रखे हुए हैं, टोटल एटम रखे हुए हैं 8। ठीक है, एक एटम ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 कॉर्नर और 8 कॉर्नर पर 8 एटम इसके रखे हुए हैं। चलिए, तो अंदर तो कोई एटम नहीं है, ये हो गया 0। फेस पर भी कोई एटम नहीं है, ये हो गया 0। ठीक है, इसके कॉर्नर पर कितने एटम रखे हुए हैं? कॉर्नर पर एटम रखे हुए हैं 8, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 8, और ये निकल कर आता है 1। तो सिंपल क्यूब के लिए अगर एवरेज नंबर ऑफ एटम की हम बात करेंगे तो ये कितना आता है 1। ठीक है, और ये 1 आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहां से बिल्कुल पूछा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि सिंपल क्यूबिक के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे 1। ठीक है, चलिए एक बार यहां से इस चीज को और समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो बच्चे ये आपके सामने एक सिंपल क्यूबिक दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर पर जो एटम होता है, ठीक है, इस कॉर्नर एटम का कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर जाता है, मैंने आपसे बताया था 1/8। एक एटम जो इस क्यूब के अंदर जाएगा, कितना हिस्सा इसका जाता है आप देख सकते हो क्लियरली, कितना हिस्सा जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक एटम की शेयरिंग है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमें क्या बता रहा है कि इस क्यूब के अंदर इतना हिस्सा जाता है, और ये कितना हिस्सा होता है, ये होता है 1/8। टोटल कितने ऐसे एटम हैं, टोटल कितने एटम हैं 8, तो ये कितना आएगा 1। वेरी गुड आफ्टरनून अमन। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं सिंपल क्यूब की, सिंपल क्यूब के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने निकल कर आते हैं, ये निकल कर आता है 1, और 1 आपको सीधा याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा बच्चे मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेक करते हैं। तो सेकंड हम बात करने वाले हैं इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की, सेकंड हम इसके लिए बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, जिसे शॉर्ट में मैं कह सकता हूं CN। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक कितना होता है, एक बार आप निकाल कर देखो, फिर मैं आपको समझाता हूं कितना होता है। जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो सीधा आपको एग्जाम के लिए याद कर लेना है। ठीक है, वैसे तो मेरे पास एक टेबल है इसके लिए पूरी, बाद में आपको यही टेबल याद करनी होगी, क्योंकि एग्जाम में आपके यही पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन इसकी बाद में एक बार देख लेंगे, अभी एक बार समझ लेते हैं कि चीजें कैसे निकल कर आती हैं। इस टेबल से ही आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, लेकिन इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी एक एक करके सारी चीजों को समझ लेते हैं। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बोलो भाई। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, दिमाग को चलाओ थोड़ा सा, दिमाग जितना यूज करोगे चीजें उतनी ही आसान होती जाती हैं। फाइनली याद सबको करना है, याद करने से ही काम चलता है, लेकिन चीजें अगर हमारी आंखों के सामने रहेंगी, ठीक है, अगर हम उसके प्रॉपर फील रहेगी, तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाता है। वेरी गुड। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की आप बात करोगे तो ये होगा 6। चलिए एक फिगर मैं आपको दिखाता हूं, एक डायग्राम देखिएगा ध्यान से। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे मैंने आपको क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए आपको 2 चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, क्या? सबसे पहला तो आप एक एटम कंसिडर करोगे, जिससे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप एक एटम को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जिससे आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपने एक एटम लिया, फिर इस एटम से आप क्या देखते हो, इसके पास नियरेस्ट, ठीक है, इसके सबसे पास और इक्वी डिस्टेंट, बराबर दूरी पर हो, ऐसे जितने एटम निकल कर आएंगे यही क्या बताता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। ठीक है, तो मैंने एक 3D फिगर लिया आपका सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए, और मैंने देखिएगा यहां पर, इसे समझने की कोशिश करिएगा किस तरह से है ये आपका क्यूबिक सिस्टम। एक यूनिट सेल ये आपको दिख रही होगी, एक यूनिट सेल इसके पीछे वाली हो गई, ठीक है, एक यूनिट सेल ये आपको दिखेगी, एक इसके आगे वाली हो गई, 4 यूनिट सेल ऊपर, और इसी तरह से 4 यूनिट सेल इसके नीचे हो जाती हैं। ठीक है, 4 यूनिट सेल कहां पर है, ऊपर है, और 4 यूनिट सेल क्या है, इसके नीचे रखी हुई है। ठीक है, तो मैंने
इसके सेंटर पर, ठीक है, ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसके सेंटर पर एक एटम कंसिडर कर लिया, ठीक है, इसके बीचों बीच जाकर एक एटम मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं एक बार आपको प्लेन के द्वारा इन चीजों को अलग अलग कर लेता हूं पूरा, तो आपको समझना थोड़ा आसान रहेगा। प्लेन की हेल्प से मैं इस सिस्टम को बिल्कुल अलग कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, इस तरह से मैं चला, ये पूरा यहां से ये पूरा, ये एक प्लेन आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। इसी तरह से एक वर्टिकल प्लेन और अलग कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से ये आपको दिखेगा, ये मैंने वर्टिकल प्लेन अलग कर लिया, ये पूरा एक वर्टिकल प्लेन मैंने ले लिया। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको दिख रहा होगा, ये वर्टिकल प्लेन दिख रहा होगा, ठीक है। सारा सिस्टम आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो मैंने इसके सेंटर पर जाकर एक एटम लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है इसके सबसे पास और इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि बराबर दूरी पर कितने एटम्स रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने इसके सेंटर पर जाकर एक एटम कंसिडर किया, तो ये एटम मैंने ले लिया, ठीक है। ये एटम हमने कंसिडर किया है, ये एटम मैंने क्या किया, कंसिडर कर लिया। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं इधर को चला, ठीक है, और मैं जानता हूं कि लैटिस पैरामीटर जो होता है, क्यूब की जो साइड जो होती है, लैटिस पैरामीटर आप क्या बोलते हो, ठीक है। दो कॉर्नर एटम के बीच में कितनी दूरी है, इसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस पैरामीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्नर एटम इज कॉल्ड एज द लैटिस पैरामीटर, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो वन एटम रखा हुआ है ये इससे ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। वन एटम जो रखा हुआ है ये इससे ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। चलिए, तो ये वन एटम इससे कितनी डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। फिर मैं इधर को चला, सेकंड डिस्टेंस भी कितना है, सेकंड एटम भी कितना है, ए डिस्टेंस पर है। इधर आप चलोगे, ये भी ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। नीचे की तरफ आप चलोगे, ये भी ए डिस्टेंस पर है। फिगर में देखने पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये फिगर में देखने पर आपको नहीं लग रहा होगा बराबर दूरी है, लेकिन जब आप इसे दिमाग में इमेजिन करोगे, ठीक है, तो क्या है, ये सारे क्यूब हैं और ये सारी डिस्टेंस बराबर है। संजय लाइव क्लास है बिल्कुल। तो ये सारे जो डिस्टेंस है ये सभी बराबर है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, इधर भी देखोगे आप ए, ठीक है, और इधर भी ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मैंने पाया कि हमारा जो एक एटम हमने लिया है, ठीक है, एक एटम हमने जो कंसीडर किया है, एक एटम हमने जो कंसीडर किया है, इससे ए डिस्टेंस पर, इससे ए डिस्टेंस पर कितने एटम रखे हुए हैं, इससे ए डिस्टेंस पर टोटल 6 एटम रखे हुए हैं। एक एटम हमने जो कंसीडर किया, इस एटम से ए डिस्टेंस पर टोटल कितने एटम रखे हुए हैं, टोटल 6 एटम रखे हुए हैं। बाकी जो एटम्स की आप बात करोगे वो इससे ए से ज्यादा दूरी पर रहने वाले, ठीक है। एक एटम हमने लिया, इस एटम के सबसे नजदीक ए डिस्टेंस पर जितने एटम रखे हुए हैं वो कितने हैं, टोटल 6 हैं, ठीक है। तो सिंपल क्यूब में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका निकल कर आता है ये भी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 निकल कर आता है। एवरेज नंबर ऑफ एटम हमने निकाले, कितना आया, 1 निकल कर आया। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखते हैं, इसके पास, ठीक है, इसके नियर, एक एटम के नियर एंड इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, और एक एटम के ये कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। एक एटम हमने लिया, इससे बराबर दूरी पर यानी कि ए की दूरी पर कितने एटम हैं, ठीक है, ये चीजें हमको देखनी पड़ती है। तो ये क्या है, टोटल 6 एटम आपके निकल कर आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हमें इसका समझना है, हम किसके लिए करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के लिए।
तीसरा हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं क्यूबिक सिस्टम के लिए, ये हम यहाँ पर देखेंगे APF यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। APF यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है। APF निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। APF इज इक्वल टू एन एवरेज इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। ये होता है एन एवरेज, ठीक है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं APF यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। चलिए तो एक बार मैं आपको यहां पर सिंपल क्यूब बनाकर दिखाता हूं। ये हमारा हो गया इस तरह से सिंपल क्यूब, और इसके हर एक कॉर्नर पर इस तरह से एटम रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, अगर इस फॉर्मूले की हम बात करेंगे, इस फॉर्मूले में जो R है, ठीक है, एक एटम मैंने लिया और इस एटम की अगर रेडियस की मैं बात करूंगा, ठीक है, ये क्या होगी R। एक एटम मैंने लिया, ठीक है, और उसकी जो रेडियस होगी ये हम दिखाते हैं स्मॉल r से, यानी कि R यहां पर क्या होगी, R होती है यहां पर एटॉमिक रेडियस। R यहां पर क्या होती है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। दूसरा, अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की हम बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की हम बात करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करेंगे, तो जो क्यूब हम लेते हैं इसकी साइड हम लेकर चलते हैं स्मॉल ए, ठीक है, ये भी स्मॉल ए, ये वाली साइड भी क्या होगी, स्मॉल ए होगी, और अगर इसकी हाइट की बात करेंगे ये भी क्या होगी, स्मॉल ए होगी। तो अगर इस यूनिट सेल की वॉल्यूम की मैं बात करूं, ये कितना निकल कर आती है, ये आती है A की क्यूब, ठीक है। चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अगर एन एवरेज की आप बात करोगे तो एन एवरेज कितना आता है निकल कर, एन एवरेज अगर आप निकालोगे, हमने अभी निकाला, एवरेज नंबर ऑफ एटम निकल कर आते हैं 1, ठीक है। अब सारी चीजें हमारे पास हैं, ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास हैं और इन सभी को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और हमें क्या मिलता है, APF is equal to average number of atom is 1 into 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन A की क्यूब। लेकिन हमने यहां पर देखा कि इतना करने के बाद भी हम कुछ रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है, रेडियस है, और नीचे क्या है, A यानी कि लैटिस पैरामीटर है, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, एटॉमिक रेडियस में A क्या है, यहां पर A यहां पर है लैटिस पैरामीटर, A यहां पर है लैटिस पैरामीटर, ठीक है। और अगर R की बात करोगे, R यहां पर क्या है, एटॉमिक रेडियस। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर लैटिस पैरामीटर और एटॉमिक रेडियस के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना होगा, तब जाकर हम APF यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ये रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक बार जल्दी से इस डायग्राम को देखिएगा और इसे देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि आप रिलेशन कैसे फाइंड करोगे। देखिएगा, अगर मैं इसकी साइड की बात करता हूं, या मैं आपसे बोलूं इसके अगर मैं लैटिस पैरामीटर की बात करता हूं, तो ये कितना है, A है। एक क्यूब हमारे पास है, इस क्यूब के अगर लैटिस पैरामीटर A की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, A हो गया। है रेडियस के बराबर होगा, ये एटम के रेडियस के बराबर होगा। इसी तरह जब मैं यहां से यहां तक चला तो मैंने पाया ये भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। दोनों क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू 2R। यहां से मुझे क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू 2R। एक रिलेशन मुझे यहां से मिला, क्या मिला, लैटिस पैरामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन केस ऑफ ए सिंपल क्यूबिक सिस्टम। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। हमें यहां से क्या मिला, हमें यहां से मिला लैटिस पैरामीटर A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए, ठीक है। क्या मिला,
लैटिस पैरामीटर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां पर बात कर रहे हैं SC यानी कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम की। अब ये जो हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है इसे सीधा इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। A इक्वल टू 2R आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो 1 इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब डिवाइडेड बाय 2R की होल क्यूब। आगे अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1 इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन 8R की क्यूब। आर की क्यूब से आर की क्यूब गया, ठीक है। क्या मिला? 4 पाई अपॉन 24 4 6 टाइम्स क्या मिला? π/6। तो एक रिजल्ट हमें मिला है जो पेपर के लिए हमें सीधा याद रखना है, ठीक है। इसे जब आगे आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.52। और ये भी क्या करना है आपको याद रखना। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक आपको कितना मिला है? 0.52। अगर परसेंटेज की आप बात करोगे तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 52%। अगर परसेंटेज में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? 52%। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रहने वाली है सिंपल क्यूबिक के लिए। क्या क्या आपको याद रखना है सिंपल क्यूबिक के लिए? सबसे पहला, एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? ये 1 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 निकल कर आता है। दूसरा, लैटिस पैरामीटर और एटॉमिक रेडियस के बीच में रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो लैटिस पैरामीटर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। और तीसरा, एपीएफ जब आप निकालोगे तो वैल्यू निकल कर आती है π/6 या 0.52, या परसेंटेज की आप बात करोगे तो ये 52% निकल कर आता है। और ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं, लैटिस पैरामीटर इज इक्वल टू लैटिस पैरामीटर is equal to 2 times of atomic radius। Lattice parameter is equal to 2 times of atomic। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल चीजें हैं। रिजल्ट जो मैं आपसे बोल रहा हूं सीधे याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में आपके रिजल्ट ही आने हैं, यही पूछे जाने हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक अगर कोई डाउट है मुझे बिल्कुल बताइएगा। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम की तरफ, जो कि आपका है बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। चलो भाई, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हैं या किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है या सारे पॉइंट आप? ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, फिर अपना बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की तरफ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहां से आपका पूरा समझने वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे, बीसीसी एलिमेंट्स जो होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट्स आपके जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? हार्ड एंड ब्रिटल। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर बीसीसी एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो बीसीसी एलिमेंट्स आपके कैसे होते हैं? हार्ड एंड ब्रिटल। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक बीसीसी स्ट्रक्चर का मैंने एग्जांपल लिया, आप देख सकते हो। इसके सेंटर पर, यूनिट सेल के सेंटर पर एक एटम रखा हुआ है, तो ये क्या है? बीसीसी है। और बीसीसी एलिमेंट्स क्या होते हैं? बीसीसी एलिमेंट्स जो होते हैं ये होते हैं हार्ड
एंड ब्रिटल। तो जितने भी एलिमेंट्स आप देखोगे जो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीसीसी होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये हार्ड एंड ब्रिटल क्यों होते हैं। ठीक है, ब्रिटलनेस आप सभी समझते होंगे। तो बच्चे होता क्या है, इस यूनिट सेल के सेंटर पर जो एटम रखा हुआ है, ठीक है, इससे क्या होता है, देखिए आप सिंपल समझिएगा। मान लिया कुछ इस तरह से बॉल्स रखी हुई हैं, मैंने इस तरह से कुछ बॉल्स को अरेंज कर दिया। इस तरह से कुछ बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक फोर्स लगाया। इस तरह की बॉल्स रखी हुई थी और मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया, तो ये बॉल क्या करेंगी, आसानी से आगे की तरफ चलने लगेगी, इनका मूवमेंट आसानी से होने लगेगा। कुछ बॉल्स इस तरह से रखी हुई हैं और मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया, तो क्या होगा, यहां पर मूवमेंट आसानी से हो जाएगा, यहां पर मूवमेंट आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इनका फ्लो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर एक और बॉल फंसा कर रख दूं, आप प्रैक्टिकल भी इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर इनके बीचों बीच एक बॉल और फंसा कर रख दूंगा, तो उससे क्या होता है, इनसे ऐसा करने से इनके फ्लो में प्रॉब्लम होगी। कुछ बॉल्स इस तरह से अरेंज थी, मैंने फोर्स लगाया स्टार्टिंग में, बॉल आसानी से मूव करने लगी, लेकिन जब मैंने इनके सेंटर पर इसके बीचों बीच जाकर और बॉल्स रख दी, तो ये बॉल्स क्या कर सकती हैं, इस मूवमेंट को, ठीक है, अरेस्ट करती हैं, यानी कि इसका अपोजिशन करती हैं। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्लिप अरेस्ट। ठीक है, मूवमेंट को क्या करती हैं, ये रोकती हैं। स्टार्टिंग में जब बॉल्स रखी थी, आपने इस पर फोर्स लगाया तो ये आसानी से आगे से चलने लगी। ठीक है, लेकिन जब आपने बीच में इसके एटम रख दिया, इस तरह से बीच में एटम रख दिया, ये एटम क्या करेगा, इस फ्लो को, इस मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा, और इसी को हम बोलते हैं स्लिप का अरेस्ट होना। ठीक है, या स्लिप अरेस्ट। तो बीसीसी एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिसके बॉडी सेंटर पर एक एटम रखा होता है, ये सभी क्या होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल हो जाते हैं, क्योंकि इससे स्लिप क्या होती है, अरेस्ट होती है, मूवमेंट आसानी से नहीं हो पाता है, फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इन सभी एलिमेंट्स का इस्तेमाल हम, ठीक है, जब हम फॉर्मिंग की बात करते हैं, मेटल फॉर्मिंग की बात करते हैं, तो बीसीसी एलिमेंट्स को कभी भी फॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम बात करें, एफसीसी एलिमेंट जो होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल। बीसीसी एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। एफसीसी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल। तो जितने भी फॉर्मिंग ऑपरेशन होते हैं, इसके लिए हम बीसीसी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कभी भी एफसीसी एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बीसीसी एलिमेंट का इस्तेमाल कभी भी फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए नहीं किया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन सीधा आपका आएगा, बीसीसी एलिमेंट कैसे होते हैं, ये आपके होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटलनेस इनकी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इनके सेंटर पर एक एटम रखा हुआ है जो इनकी स्लिप को अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, स्लिप क्या होती है, स्लिप अरेस्ट किस तरह से होती है, जब हम लोग मिलर इंडिसेस पढ़ेंगे तब मैं वहां पर आपको थोड़ा सा समझा दूंगा कि स्लिप अरेस्ट होने से जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो क्या निकल कर आता है। ठीक है, एक्चुअल में स्लिप अरेस्ट किस तरह से होती है। यहां पर आप सीधा याद रखिएगा, अगर बीसीसी एलिमेंट की हम बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या है, बीसीसी क्यूबिक सिस्टम या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इसके बारे में, ये कैसे होते हैं, ये होती हैं हार्ड एंड ब्रिटल। सिंपल क्यूबिक का इतना ज्यादा यूज नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, ज्यादा यूज जो आपका होता है वो बीसीसी एलिमेंट्स का होता है, और साथ ही साथ आपके जो एफसीसी एलिमेंट होते हैं इनका यूज ज्यादा होता है। तो इनके एग्जाम्पल भी हमें याद रखने पड़ते हैं, साथ ही साथ इनका एपीएफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, और इसका जो एवरेज नंबर ऑफ एटम होता है ये भी हमें याद रखना है। तो एक एक करके इनके बारे में सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की।
बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, और इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना है एन एवरेज यानी कि एवरेज नंबर ऑफ एटम कितना होता है। चलिए तो देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं एवरेज नंबर ऑफ एटम फॉर बीसीसी। देखो भाई, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं निकाल कर दिखाता हूं कि बीसीसी के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने निकल कर आते हैं। तो एक एक करके मुझे बताना स्टार्ट करो। फॉर बीसीसी एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने निकल कर आते हैं। रिजल्ट जो निकल कर आ रहे हैं, जिसे मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, सीधा आपको याद रखना है क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो एवरेज नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, क्या, एनसी यानी कि नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स डिवाइडेड बाय 8 प्लस एनएफ डिवाइडेड बाय 2। एनएफ क्या है, फेस पर जितने एटम रखे हुए हैं, प्लस एनआई डिवाइडेड बाय 1 यानी कि इसके अंदर कितने एटम रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चे अगर बीसीसी की हम बात करें तो इसके फेस पर कोई भी एटम नहीं रखा हुआ है, तो ये कितना हो गया, 0। कॉर्नर एटम की अगर आप बात करोगे तो ये 8 रखे हुए होते हैं। अगर अंदर इसके बात करोगे तो यहाँ पर भी एक एटम रखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 0 प्लस 1 बाई 1, और ये निकल कर आता है 2। तो इन केस ऑफ बीसीसी एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, ये आपके हो जाते हैं 2। ठीक है, और ये सीधा आपको याद रखना है, एवरेज नंबर ऑफ एटम इन केस ऑफ बीसीसी ये कितने हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं 2। चलिए इसके बाद बच्चे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की आप बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर निकालना बहुत आसान हो जाता है। अगर बीसीसी की आप बात करोगे तो बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत आसान, कैसे, ठीक है, देखिएगा यहां पर आप सीधे इस एटम को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये वाला एटम आपने लिया, और इसके जो सबसे नजदीक रहने वाले हैं, जो इससे टच हो रहे होंगे वही होंगे, इसके जो सबसे पास होंगे, जो इससे टच हो रहे होंगे वही होंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाते हैं, 1 2 3, पीछे वाला 4 5 6 7 8। ठीक है, सबसे आसान है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। तो बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। अगर आप बीसीसी की बात करोगे तो बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर CN कितना हो जाता है, ये हो जाता है 8। एवरेज नंबर ऑफ एटम इज 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। और तीसरा हमें यहां पर निकालना है इसका एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैसे निकालते हो, एवरेज नंबर ऑफ एटम इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ए की क्यूब। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ एटम की बात करोगे तो ये तो 2 हो गए, लेकिन हमें यहां पर आर और ए के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जब यह रिलेशन निकल कर आएगा तभी आप इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आर और ए के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है, ये हमें सबसे पहले निकालना है। आर और ए के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है, ये सबसे पहले हमें निकालना है। चलिए तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि आर और ए के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है। आर और ए के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है, और ये रिलेशन आप कैसे निकाल सकते हो। अगर रिलेशन की भी बात करोगे तो रिलेशन भी आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से, अब रिलेशन कैसे निकालेंगे देखना बच्चे। अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो डायग्राम लिया गया है, ठीक है, ये इसी का ही रूप है। एक्चुअल में एटम का जो कॉन्टैक्ट होता है वो इस तरह से होता है, ये सिर्फ समझने वाला पार्ट है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये एटम इस एटम को भी टच करता है, साथ ही साथ इस एटम को भी टच करेगा, इस वाले एटम को भी टच करेगा, इस वाले एटम को भी
हर एक एटम को टच कर रहा है, ठीक है। जब आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में जो अरेंजमेंट होता है इस तरह से होता है, हम समझने के लिए इसे सिर्फ इस तरह का बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, होगा क्या, ये पीछे वाला जो एटम है, ठीक है, ये जो एटम है ये इसे टच करेगा, ठीक है, और फिर ये इसको भी टच करेगा। ये पीछे वाला एटम इसको भी टच करता है और इसे भी टच करता है, ठीक है। तो जब ये आपस में टच करेंगे, ये आर, ये कितना है 2r, और ये कितना है यहां से यहां तक r। तो इस कॉर्नर से लेकर अगर इस कॉर्नर तक की मैं बात करूंगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस हो जाती है 4r, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पर, ध्यान से देखिएगा, एक एटम इस तरह से रखा हुआ है, एक एटम फिर इस तरह से रखा हुआ है, एक एटम इस तरह से रखा हुआ है, सभी के साइज क्या है, बराबर है। यहां से यहां तक की अगर आप बात करोगे तो ये रेडियस r, यहां से यहां तक की अगर आप बात करोगे तो ये रेडियस 2r, यहां से यहां तक की आप बात करोगे तो ये रेडियस कितनी हो जाती है, r हो जाती है। यानी कि अगर मैं इनके बीच के टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 4r। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4r हो जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, और दूसरा बच्चे, अगर मैं इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक यानी कि इन डायगोनल के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करता हूं तो एक फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, ये भी कितना है, a है, ये भी कितना है, a है, ये भी a है, ये भी a है, ये सभी a है, ठीक है। जब आप इसे निकालोगे तो ये कितना निकल कर आता है, ये आता है √2a। कैसे निकालते हैं, वही पाइथागोरस से निकालकर, ठीक है। मैंने इसे कहा कि ये x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और x इज इक्वल टू √2a। तो ये आपका √2a निकल कर आ गया। फिर ये एंगल जो बनेगा 90 डिग्री, ये कितना है, a है, मुझे निकालना क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालोगे, इसे मैंने कहा कि ये y है, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और जब मैं इसे निकालूंगा ये कितना आएगा, √3a। अरे बहुत सिंपल है, ज्योमेट्री है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस निकल कर आती है इन टर्म्स ऑफ लैटिस पैरामीटर, ये कितनी होती है, √3a, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर हम ज्योमेट्री से इन दोनों कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ज्योमेट्री से इन दोनों कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो ये निकल कर आती है √3a। ज्योमेट्री से जब इनके बीच की डिस्टेंस हम निकालते हैं तो ये निकल कर आती है √3a, ठीक है। दोनों डिस्टेंस है, दोनों बराबर होंगी, तो एक रिलेशन हमें मिलेगा कितना, 4r इज इक्वल टू √3a, या मैं कह सकता हूं r इज इक्वल टू, या a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। आपको जो याद रखना है सिर्फ इतना याद रखना है, क्योंकि ये रिलेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि a और r के बीच में क्या रिलेशन होता है इन केस ऑफ बीसीसी, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के लिए हमने देखा कितना था, 2r था, a इक्वल टू 2r था, लेकिन जब हम बात करते हैं बीसीसी की तो ये रिलेशन आपका निकल कर आता है a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3, ठीक है। a और r के बीच में कितना रिलेशन है बीसीसी के बीच में, तो ये आपका आता है 4r अपॉन √3, ठीक है। a की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, n एवरेज 2 इंटू 4/3 पाई r की क्यूब डिवाइडेड बाई 4r अपॉन √3 की होल क्यूब। और जब आप इस वैल्यू को पूरा काउंट करते हो, ठीक है, कैलकुलेट करते हो, तो ये निकल कर आती है 0.68, या मैं इसे कह सकता हूं 68%। फाइनल रिजल्ट आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपका यही पूछा जाना है, ठीक है। बीच के स्टेप सिर्फ समझने के लिए हैं, बाकी पेपर में जो आना है आपका यही आना है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पर, सबसे पहला एवरेज नंबर ऑफ एटम इसका कितना होता है, एवरेज नंबर ऑफ एटम इज 2। दूसरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। तीसरा a और r के बीच में क्या रिलेशन निकलता है, a इक्वल टू 4r अपॉन √3। और चौथा एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना निकल कर आता है, ये आपका होता है 68%।
और एक पॉइंट मैंने आपको बताया है क्या, कि अगर हम बीसीसी एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल, क्योंकि इनके सेंटर पर, ठीक है, इनके बीचों बीच जो एटम रखा हुआ है ये क्या करता है, स्लिप को अरेस्ट करता है, एटम्स का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है, ठीक है। वहीं आपके जो एफसीसी एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल होते हैं, यानी कि फॉर्मिंग ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो एफसीसी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पीसीसी एलिमेंट्स का इस्तेमाल कभी भी फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। मैं लिख सकता हूं यहां पर पीसीसी एलिमेंट्स आर नॉट यूज्ड फॉर फॉर्मिंग ऑपरेशन। पीसीसी एलिमेंट्स आर नॉट यूज्ड फॉर फॉर्मिंग ऑपरेशन, और इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि पीसीसी एलिमेंट्स होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल। इनमें ये हार्डनेस और ब्रिटलनेस ज्यादा क्यों आ जाती है, क्योंकि इनके सेंटर पर एक एटम रखा हुआ है जो इन्हें आसानी से आगे की तरफ फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है, जो इसकी स्लिप को क्या करता है, अरेस्ट करता है। दीज एलिमेंट्स आर हार्ड एंड ब्रिटल फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। मेटल फॉर्मिंग की आप बात करते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा, तो फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए इनका यूज नहीं किया जाता है। बोलो भाई, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए या इसमें कहीं भी डाउट है? दिमाग को खोले रखना है, चीजों को ध्यान से सुनना है, और जितने भी पॉइंट्स मैं आपसे बोल रहा हूं कि सीधा याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आने वाला है। एक बच्चा बोलेगा कि सर हमने यहां पर ऐसे क्यों नहीं किया, ठीक है, A=2R हमने ऐसे यहां पर क्यों नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि बच्चे हमें यहां पर सारे एटम कंसिडर करने हैं, ठीक है, हमें बीच वाले एटम को भी देखना है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या निकाला है, इसलिए हमने जो पीछे वाला कॉर्नर होगा, यानी कि इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक का रिजल्ट निकाला है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें इस एटम को भी कंसिडर करके चलना है, इस एटम को हमें छोड़ना नहीं है। जो कैलकुलेशन हम करेंगे, जो सेंटर पर एटम रखा हुआ है उसे भी लेते हुए हमें कैलकुलेशन यहां पर करनी है, इसी वजह से हमने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाया है, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम एफसीसी एलिमेंट्स की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो फेस वाला एटम है हमें यहाँ पर इसे काउंट करना है, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि जब हम एफसीसी की बात करेंगे तो एफसीसी में जो फेस पर एटम रखा हुआ है इसे काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ ए से आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, सिंपल क्या करोगे, इस कॉर्नर को उठाकर आप इससे मिला दोगे, इस कॉर्नर को उठाकर इससे मिला दोगे, तो ये आपका होता है ए, ये आपका होता है ए, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे x कहता हूं तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यहां से कितना मिला, x इज इक्वल टू 2a। दूसरा, अगर मैं रेडियस के टर्म्स में बात करूंगा तो सभी का साइज कैसा है, बराबर मानकर चलते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक की रेडियस r, ये इधर r और इधर r, तो टोटल कितनी होगी 2r, ये भी कितनी होगी r होगी, तो ये यहां से लेकर यहां तक इन टर्म्स ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा 4r, और इससे हमने कितना निकाला है √2a, तो 4r इज इक्वल टू √2a, और यहां से a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट। वहां पर हमने क्या किया है, वहां पर ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया है, क्योंकि हमें सेंटर के एटम को भी कंसिडर करना है, ठीक है। वहां पर हमने क्या किया है, क्योंकि हमें वहां पर सेंटर के एटम को भी कंसिडर करना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाया है, ताकि सभी एटम आपस में एक दूसरे को परफेक्टली टच करें, ठीक है, जो अच्छे से टच करें। अब कोई कहेगा कि सर हमने इसको इससे नहीं मिलाया, सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, इसको इससे नहीं मिलाया, सेम रिजल्ट मिलेगा, बाकी आप जो करके देखोगे वो सारी कहानी भी सेम आने वाली है, ठीक है। तो हमने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाया ताकि सारे एटम हमें क्या दिखाई दें, एक दूसरे को अच्छे से टच करते दिखाई दें, और दूसरा सेंटर एटम को भी हम कंसिडर कर सके, सेंटर एटम को भी आप कंसिडर कर सको, सारे एटम आपको एक दूसरे से टच करते हुए दिखाई दें,
इसलिए हमने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाया। जब हमने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाया, ठीक है, तो हमने रेडियस के टर्म्स में जब डिस्टेंस कैलकुलेट करी तो r 2r और r, ठीक है, 4r मिल गई। और जब हमने ज्योमेट्री का यूज करके रिजल्ट निकाला, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका जो बेस होगा, ये बेस निकाला, कितना होगा, ये हमें मिला √2a। हाइट हम इसकी जानते हैं a होगी। फिर हमने आगे फॉर्मूला यूज करके y निकाल लिया और y हमें कितना मिला है, √3a मिला है। तो a और r के बीच में हमें क्या रिलेशन मिला, a और r के बीच में हमें रिलेशन मिला a इज इक्वल टू 4r/√3। एवरेज नंबर ऑफ एटम 2 मिले, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 मिला, एपीएफ हमें 68% मिला, ठीक है। a और r के बीच में रिलेशन कितना मिला, 4r/√3, ठीक है। कैसे होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए बीसीसी एलिमेंट्स का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर है सारे पॉइंट? अगर सारे पॉइंट क्लियर हैं तो फिर हम बढ़ते हैं आपके एफसीसी एलिमेंट की तरफ, ठीक है। चलिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। देखिएगा, ए क्या होता है, लैटिस पैरामीटर, ठीक है। लैटिस पैरामीटर आप समझते ही होंगे कि ए क्यूब हमने लिया। अगर साधारण से शब्दों में हम बात करें तो इसे बोल लेते हैं क्या, इसकी जो साइड होगी, ठीक है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ मटेरियल साइंस हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक एटम रखा हुआ है, यहाँ पर एक एटम रखा हुआ है, तो इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस पैरामीटर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू नेबरिंग कॉर्नर एटम, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द नेबरिंग कॉर्नर एटम, ठीक है। इसके कॉर्नर पर जो दो एटम रखे हुए हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसे हम क्या कहते हैं, लैटिस पैरामीटर। आर की अगर हम बात करें तो आर एटॉमिक रेडियस होती है। बीसीसी एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल, मैं आपको बता चुका हूं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ये है इसके एग्जाम्पल। अभी तक अगर आप बात करोगे तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम्पल को लेकर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन जैसे ही कोई एग्जाम अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है तो सीधा वो यहीं पर आकर रुकेगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो बीसीसी एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। जैसे आप इसमें बात करोगे, क्रोमियम एक बीसीसी एलिमेंट है, ठीक है। वेनेडियम बीसीसी का एग्जाम्पल है। मोलिब्डेनम बीसीसी का एग्जाम्पल है। टेंटलम किसका एग्जाम्पल है, बीसीसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो, क्रोमियम को सीआर लिख देते हैं, वेनेडियम को वी लिखते हैं, मोलिब्डेनम को एमओ से लिखते हैं और टेंटलम को टीए से लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका क्या है, आयरन, ठीक है। आयरन एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है। अगर आयरन की आप बात करोगे, आयरन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट जो कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपकी कहलाती है प्रॉपर्टी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ऐसे एलिमेंट जो कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके कहलाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी। और आयरन के अंदर वही प्रॉपर्टी होती है। आयरन, जब मैं आपको आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब हम जानेंगे आयरन का बीसीसी स्ट्रक्चर भी होता है और एफसीसी स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। यहां पर भी जान लेते हैं। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन जो होगा आपका, ये बीसीसी भी है, ठीक है, लेकिन 910 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये एफसीसी स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आयरन की हम बात करेंगे, आयरन आपका बीसीसी स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है, और एफसीसी भी होता है, लेकिन टेम्परेचर 910 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या होता है, एफसीसी होता है। और अगर इस रेंज को हम छोड़ दें, बाकी सभी टेम्परेचर की हम बात करेंगे, तो आयरन आपका क्या होता है, बीसीसी होता है, ठीक है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बीसीसी एलिमेंट्स आर आयरन एक्सेप्ट द टेम्परेचर रेंज ऑफ 910 to 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 910 से लेकर 1400 को छोड़कर ये क्या होता है, बीसीसी में होता है। और अगर इस टेम्परेचर रेंज की हम बात करते हैं, इस टेम्परेचर रेंज में ये किसमें एग्जिस्ट करता है, ये एफसीसी होता है। तो आयरन एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है, बीसीसी में भी करता है,
एफसीसी में करता है 910 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक, और इस टेम्परेचर रेंज को छोड़कर ये एग्जिस्ट करता है बीसीसी में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या है कि अगर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हो तो यह क्रिस्टल स्ट्रक्चर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, और साथ ही साथ प्रेशर के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। तो हमने यहां पर ये एग्जांपल तो देख लिया कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसमें कैसे वेरिएशन हुआ है। ठीक है, यहां पर आपने देख लिया कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसमें कैसे वेरिएशन हुआ है। ठीक है, तो टेम्परेचर का एग्जांपल क्या है, आयरन। क्या हमने बोला कि आयरन नॉर्मली होगा बीसीसी में, लेकिन एफसीसी में भी पाया जाता है अगर हम 910 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई प्रेशर का एग्जांपल क्या है, अरे प्रेशर से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता, कार्बन। प्रेशर से बड़ा कोई एग्जांपल नहीं है, कौन सा, कार्बन। कार्बन क्या होता है, कार्बन आपका ग्रेफाइट भी होता है अगर नॉर्मल प्रेशर की आप बात करते हो, और कार्बन आपका डायमंड में भी पाया जाता है। दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी किसी पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन आप बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हो। बाकी आज की कहानी को सिर्फ इतना ही हम लोग रखेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन रिलेट करता चलोगे तो सब्जेक्ट आसान होता जाएगा। ठीक है, और अगर स्किप करोगे तो सब्जेक्ट इतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। बोलो भाई, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं या किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? टॉपिक आसान है, समझने वाली चीजें हैं, समझो, रिलेट करो और आगे बढ़ जाओ, बस और कुछ नहीं। तो अगली क्लास में एफसीसी और एचसीपी पूरा कवर कर लेंगे, और फिर इसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम, और फिर उसके बाद हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, और लास्ट में आपका मिलर इंडिसेस के बारे में, डिफेक्ट्स और स्लिप अरेस्ट, ठीक है, किस तरह से होती है, और फिर एक मिसलेनियस, और आपका मटेरियल साइंस कंप्लीट। तो हर एक पॉइंट को ध्यान से देख लो, सारी चीजें आपके बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, सीधे क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा घुमाकर भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, फिर इसी तरह से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हमें क्या कवर करना है, एफसीसी एंड एचसीपी। ठीक है बच्चे, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।